स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे भैया। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान का। संविधान में मौलिक अधिकार पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पार्ट फर्स्ट आपके लिए पढ़ा दी गई है, तो सेकंड पार्ट है जी मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। फिर भी सेकंड पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कम पड़ गया, तो तीसरी क्लास भी पढ़ेंगे हम इसकी, है ना, क्योंकि मौलिक अधिकार टॉपिक बहुत बड़ा है और संविधान की हर एक टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ा ऐसा जाए कि कुछ छूट ना पाए आपके लिए, है ना। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से और विस्तार से इस क्लास में या किसी भी टॉपिक में जीएस के में कोशिश करता हूं अपनी तरफ से पढ़ाने की। तो क्लास में अंत तक बने रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स इसमें, एक एक अनुच्छेद को समझेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते हैं मौलिक अधिकारों के विषय में। तो देखिए पार्ट सेकंड है जी क्लास का, मौलिक अधिकार। आपको पता ही, अगर सिंपल बात पहली क्लास में बता चुका हूं, भाग कौन सा है, 3, और आर्टिकल है आपके 12 से 35। और कौन से देश के संविधान से अपनाया मौलिक अधिकारों को, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट किया है। और विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में अगर बात करें, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो इंग्लैंड में 1215 में, ऐसा कि मैंने पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देखें, तब इसके बाद इस पार्ट को देखेंगे, समझ में आएगा आपको पूरा स्टोरी, कहानी। तो देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, 6। कितने मौलिक अधिकार है भैया, 6 मौलिक अधिकार है। इन्हें कंटस्ट कर लेना। अब 6 कौन कौन से, देखिए एक है समानता का अधिकार 14 से 18 तक, 14 से 18 तक क्या नाम है, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। ये आर्टिकल्स भी याद रखने हैं आपको, ये इस तरीके से पेपर में आता है क्वेश्चन। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। 23 में अवैध खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध है और 24 में 14 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों को कारखानों वगैरह में कार्यों में नहीं लगा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, 25 से 28 तक लेकर के धार्मिक चीजों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जो कम संख्या में रहते हैं, 29 और 30, उनके वर्गों के हितों की सुरक्षा है और अपने रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं वो। और छठवां जो है वो है संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल 32 में से बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा कहा, जो कि लिखा है, नोट करके लिख लेना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, कौन से अनुच्छेद को, आर्टिकल 32 को संविधान की क्या बोला है, आत्मा बोला है भाई साहब, है ना। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। और वैसे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 32 को जो संविधान की पुस्तकों में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और 6 मौलिक अधिकार आपके सामने हैं और उनके अनुच्छेद आपके सामने हैं, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछिएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 14 में क्या है। तो देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष, जो हमारे देश की विधि है उसके समक्ष प्रत्येक नागरिक कैसा है, समान है। कानून किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं करेगा, तो प्रत्येक नागरिक समान है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 13 मैंने 14 के नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो 13 को पढ़ लो, पढ़ लीजिए। मूल अधिकारों से असंगत विधियों का अल्पीकरण है। ऐसे कानून सरकारें बना देती हैं कभी कभी जो मौलिक अधिकारों को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, अल्प कर देती हैं। तो ऐसे मौलिक सॉरी, दोबारा देखो, ये लिखिए लाइन, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का अल्पीकरण। अगर ऐसे कानून बन जाते हैं भारत में, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस हिस्से को क्या कर देता है, अल्पीकरण कर देता है, कानून के उस हिस्से को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसे समझो, आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के, लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर क्या है, निषेध है, ठीक है। ये शब्द संविधान में इस्तेमाल होता है, निषेध वाला शब्द। मतलब अनुच्छेद 15 ये कहता है कि भैया धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भारत के नागरिकों में, भारत के अंदर पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले नागरिकों इन सभी चीजों के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए, या उस भेदभाव को निषेध किया गया है, रोक लगाई गई है, उसे समाप्त किया गया है, ठीक है। भेदभाव को क्या किया गया है, समाप्त। आप सिंपल भाषा में भेदभाव पढ़ लेते हैं, लेकिन निषेध आपको लिखा मिलेगा, है ना। वो पूछेगा कौन से अनुच्छेद में निषेध किया गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के, जन्म स्थान के आधार पर, तो आंसर लगाइए आर्टिकल 15 में, ठीक है। लिंग का मतलब है यहाँ पे कोई भैया लड़का है या कोई लड़की है, आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म स्थान, कोई उड़ीसा में जन्म लेता है या यूपी में, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति किसी की हाई है या किसी की लो है, या कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है या कोई एससी में जन्म लेता है, तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, कोई जैन है या बौद्ध है, हिंदू है या कोई भी है। तो यह आर्टिकल 15 प्रतिषेध करता है, इसका निषेध करता है। आर्टिकल 16 में लोक सेवाओं में अवसरों की समानता।
अवसर मतलब नौकरी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि भाई राज्य सरकार सभी को समान अवसर दे। राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी को कैसे अवसर देगा, राज्य समान अवसर उपलब्ध कराएगा लोगों को। कैसे अवसर उपलब्ध कराएगा, समान अवसर। तो इसे लोक नियोजन बोलते हैं संविधान की भाषा में। लोक नियोजन की स्वतंत्रता का, माफ कीजिए, अवसरों की समानता का अधिकार आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। यह अस्पृश्यता को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। यह अस्पृश्यता को क्या किया गया है, संविधान की भाषा में बोले तो निषेध किया गया है। ठीक है भाई, जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। किसका अंत है, उपाधियों का। और आर्टिकल 18 के अनुसार भारत सरकार क्या देती है, भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन पुरस्कारों को भी आर्टिकल 18 के तहत भारत सरकार देती है, जो कि 1954 से दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। और कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। भारत में प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र भाई। और स्वतंत्रता की कितनी गारंटी है उसके अंदर, 6 प्रकार की गारंटी है, उनको मैं बताऊंगा अभी आगे, लिखा है मैंने, है ना। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, ये लिख लो आप। आर्टिकल 20 आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सुरक्षा कैसे किया जाए, या नहीं करता है, यदि पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है तो उसका बचाव कैसे होगा, ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। जैसे एक बार उसने अपराध कर दिया तो एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी, तो उसका बचाव है आर्टिकल 20 में। और इसके अलावा जिस समय उसने अपराध किया है, जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो कानून चल रहा था या कानून चल रहा होगा, उस कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं जैसे आज कोई अपराध कर दिया, वो जेल में है, अब उसी कानून को संशोधन करके बदल के दूसरा कानून बना दिया, उस कानून के हिसाब से उसे सजा दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। उस समय जिस व्यक्ति ने, अभियुक्त ने, किसी ने, अपराधी ने अपराध किया है तो उस कानून के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए उसे, ये आर्टिकल 20 में लिखा है। तो बचाव इसमें आर्टिकल 20 में लिख रखा है व्यक्ति का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। संरक्षण का मतलब बचाव, ठीक है। और एक अपराध के लिए दोबारा उसे सजा नहीं दे सकते। ये वाले कुछ पॉइंट आप समझ लीजिएगा। आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप तो 20 तो जानते ही अच्छे से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है, माफ कीजिए 21 में है, आर्टिकल 21 में। सरल भाषा में जीवन जीने योग्य अधिकार, जितने भी हमारे जीवन जीने योग्य अधिकार हैं, जिनसे हमारा और आपका जीवन चल रहा है, वो सब आर्टिकल 21 में अधिकार शामिल है। आप ऐसे समझो, खाने का, पानी का, मकान का, स्वास्थ्य का, और प्रदूषण रहित अच्छे वातावरण में रहने का, स्वच्छ पानी का, स्वच्छ हवा के, है ना, ये सभी कहाँ पे लिखे हैं, आर्टिकल 21 में। तो जीवन जीने के लिए जिन जिन अधिकारों की आवश्यकता है वो आर्टिकल 21 में। इसी को प्राण भी बोलते हैं, प्राणों को, और दैहिक मतलब शरीर से संबंधित अधिकार है। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। भाई व्यक्ति ने कौन सा क्राइम किया है उसे पता लगना चाहिए, उसे बताना भी जरूरी है कि कौन से क्राइम में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को जैसे पुलिस अरेस्ट करती है, तो ये आर्टिकल 22 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों के तहत व्यक्ति को एक तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था है इसके अंदर, है ना। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है मैं आपको बताऊं। आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है कि व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार है, अपना वकील कर सकता है, और व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए। कई बार पुलिस ये काम करती रहती है ना, पकड़ के ले गई, उठा ले गई और मारा पीटा, और उसने बता दिया कि भाई कबूल कर लिया उसने जुर्म। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 22 सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकारों के तहत, ठीक है। आर्टिकल 22 व्यक्ति को, ये पॉइंट नोट कर लेना। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध क्या है इसमें, देखो महिला हो या पुरुष हो भाई साहब, या पुरुष की बात कर रहे हैं, या बच्चे हों, या कोई भी हो, या युवा हो, कोई हो, ये तो मैंने अलग से वैसे बता दिया आपको, इनका किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 में। दूसरे शब्दों में समझें तो महिलाओं की या किसी भी मानव की भारत में खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। अवैध खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध है। वैध और अवैध कुछ नहीं है इसमें, खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध है, आप ऐसे समझिए। तो जो व्यक्ति का शोषण है हमारे देश में, उस शोषण को रोका गया है। शोषण कई प्रकार से होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। आर्टिकल 24 में लिखा है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कामों पर नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जब तक बच्चे की उम्र 14 साल नहीं हो जाए, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी काम पे, किसी भी कारखाने में, किसी भी खानों में कामों पर नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो ये कानूनी जुर्म होगा, ये उल्लंघन होगा संविधान का मौलिक अधिकारों का। तो आर्टिकल 24 में ये प्रावधान है, ठीक है। एक एक आराम से पढ़ते हैं, चलो जो समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। धर्म,
को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। भाई भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अबाध रूप से आचरण कर सकता है किसी भी धर्म का। अबाध का मतलब है स्वतंत्र पूर्वक किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसकी रीति रिवाजों को मान सकता है, फॉलो कर सकता है ना, उपासना कर सकता है। धर्म की उपासना का अधिकार आर्टिकल 25, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार आर्टिकल 25, धार्मिक आजादी आर्टिकल 25। कैसे भी पढ़ लो घुमा फिरा के, कई शब्दों में आर्टिकल 25 को लिखा है अलग अलग पुस्तकों में। तो आप भारत के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, तो आर्टिकल 25 आपको धर्म की आजादी देता है, रिलीजन की आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है आर्टिकल 25। तो आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, स्वतंत्र रूप से, कोई रोक टोक। आर्टिकल 26 क्या आता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध। अपने अपने धार्मिक कार्यों को भाई सभी कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करिए, अपने अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ाने का सभी को अधिकार है भारत में, है ना। आप देखते ही हैं बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल्स पे अपने अपने धर्म को लेकर के भारत में अलग अलग स्थानों पे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे आयोजन होते हैं। तो अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कार्यों की व्यवस्था कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं अपने धर्म को लेकर के। ये आर्टिकल 26 में लिखा है। यहाँ पे 27 में ये लिखा है कि विशेष धर्म की उन्नति के लिए, कोई विशेष धर्म की उन्नति के लिए कोई कर ना देने की स्वतंत्रता है। भाई कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता व्यक्ति को। विशेष धर्म की उन्नति के लिए कोई विशेष धर्म को बढ़ाना चाह रहा है, उसमें पैसा लगाना चाह रहा है, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कर देने के लिए, मतलब टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 कहता है शिक्षा संस्थाओं में, जितने भी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जी भाई बिल्कुल सही बात है। शिक्षण संस्थानों में कैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती? धार्मिक शिक्षा। किसी विशेष धर्म को लेकर के या किसी भी धर्म को लेकर के कोई शिक्षा नहीं, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 28 इस बात को कहता है। मान लो जैसे हम प्राइमरी स्कूल से, सरकारी से पढ़ के आए, तो हमने कभी नहीं देखा कि किसी विशेष धर्म को लेकर के हमारे शिक्षक हमको फोर्स कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या बाध्य कर रहे हैं। या आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि आपको धार्मिक पढ़ाई पढ़ाई गई क्लास 1 से लेकर के 5 या 6 से लेकर के 8 तक, है ना। तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है सरकारी विद्यालयों में या किसी भी विद्यालय में भारत के अंदर। आर्टिकल 28 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। 29 क्या कहता है? 29 भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत, यूपी पैट में भी पूछे गए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा है भाई साहब इसमें। अल्पसंख्यक वर्ग कौन से होते हैं? जो कम संख्या में रह रहे हैं लोग। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जो कम संख्या में लोग भारत में निवास कर रहे हैं, भारत में जनजीवन जी रहे, अपनी आजीविका चला रहे हैं, कम संख्या में, अल्पसंख्या में, उनके वर्गों की सुरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मौलिक अधिकारों के तहत सरकारों की है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था है, ठीक है, ये लिख लेना। अब अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक में भैया बहुत सारे, जैसे भैया मुस्लिम धर्म को भी अल्पसंख्यक माना गया है, जो कि लगातार संख्या बढ़ रही है। खैर जैन धर्म अल्पसंख्यक में, बौद्ध अल्पसंख्यक में, ईसाई अल्पसंख्यक में, पारसी अल्पसंख्यक में। तो जो कम संख्या में रहने वाले धर्म के लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है आर्टिकल 29 में। ऐसे पढ़ लेना आप इसे। आर्टिकल 30 क्या कहता है? इस पे 30 पे बड़ा विवाद चल रहा था अभी कुछ दिनों पहले। 30 को समाप्त करने की बात की जा रही थी कि इसके आर्टिकल को खत्म किया जाए संविधान से। क्यों खत्म किया जाए, क्यों बात कर रहे थे वो? तो इसमें भाषा और धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। इस वजह से खत्म करने की बात कह रहे थे कि देखो, किसी, आपको पता है कि हमारा देश किसके आधार पर बना है? भाषा के आधार पर बना हुआ भारत है हमारा देश, है ना। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हिंदी बोली जाती है, दिल्ली की बात करेंगे तो हिंदी, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है ना। केरल में जाएंगे तो मलयालम बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर भारत का निर्माण हुआ 1953 से, 1956 से फजल अली आयोग बना था एक, ठीक है। तो इसमें क्या शब्द लिखा है? भाषा और धर्म, ये दो शब्द लिखे हैं पहले। कौन से आर्टिकल में? 30 में। तो अच्छे से समझो, भाषा और धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं उन्हीं के बारे में आर्टिकल लिखा है। ये भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे सभी अल्पसंख्यक लोग चाहें तो काय की स्थापना कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। और ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित करके, अभी जो मैं बता रहा हूं ना, इस आर्टिकल को खत्म करने के लिए कई बार मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर, अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में चल रहा था कुछ एक महीने पहले। दूसरे जो संस्थानों के लोग थे वो आरोप लगा रहे थे कि भाई इस हिसाब से शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, इसके आड़ में कुछ और भी कर सकते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, नक्सलवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना,
बच्चों के पढ़ाने के नाम पर ब्रेन वॉश कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ राजद्रोह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, ऐसा उनका तर्क था एक दूसरे पक्ष का। इसमें आर्टिकल 30 को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, वो वाद विवाद का देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोगों की अपनी अपनी राय होती है, वाद विवाद से भारत चलता है। तो कोई वाद बोलता है तो उसका विवाद भी होता है, कोई विवाद होता है तो वाद भी होता है ना। आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका काउंटर जवाब भी मिलेगा आपको। तो इसी के आधार पर लोकतंत्र प्रणाली चल रही है भारत में। तो आर्टिकल 30 में ये लिखा है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी को डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे छाप लेना, रट लेना, क्वेश्चन बेटा छूटेगा नहीं। अभी आरपीएससी का पेपर हुआ है संडे, मतलब 1 अक्टूबर को आरपीएससी, मतलब राजस्थान का, जैसे हमारे यहाँ पीसीएस बोलते हैं राजस्थान का, जो हमने क्लासेस पढ़ाई हुई अपने यूट्यूब चैनल पर। हम असल में आपको तैयारी कराने दिल्ली एसआई की या यूपी पुलिस एसआई की या यूपी पुलिस की या यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी सी। लेकिन पेपर उठा के देख लेना और हमारी क्लास उठा के देख लेना। आरपीएससी के एग्जाम में करंट से लेकर के, ज्योग्राफी से लेकर के, और संवैधानिक क्लास तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, वहां तक क्वेश्चनों को एज इट इज फंसा दिया है हमने। एज इट इज हमारी क्लास उठा लेना और पेपर उठा लेना, आप जो भी इंटरेस्टेड हो पेपर को देखना चाहें, ठीक है। नहीं, हम आपके लिए बता देंगे कि कौन से स्तर से कौन से लेवल तक आपके साथ मेहनत की जा रही है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहें और विश्वास रखें, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे आपके लेवल के किसी भी एग्जाम में हम, ठीक है। आरपीएससी तक क्वेश्चन फंसाए हमने। आज का पेपर आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 16 के 4 में। आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता है। भाई सरकार समान अवसर देगी व्यक्तियों को। इसी के आर्टिकल 16 के 4 में क्या बात है? देखो, आर्टिकल 16 है लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4 में राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार देने की व्यवस्था है। राज्य मतलब सरकार को आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में ये लिखा है कि जो सरकार है या राज्य है, राज्य का मतलब देश, राज्य को अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं हमारे देश में, समुदाय में अन्य पिछड़ा वर्ग रह रहा है, जैसे ओबीसी बोलते हैं, उनको आरक्षण देने की व्यवस्था है। राज्य चाहे, सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है, और ऐसा हुआ भी है। तो किस में लिखा है आरक्षण? आर्टिकल 16 के 4 में राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का अधिकार है। एक जगह 16 में यह लिखा है कि सभी को समान अवसर देंगे पूरे भारत में संविधान में, और 16 के 4 में यह लिखा है कि किसी एक वर्ग को आरक्षण भी देंगे। तो ये विरोधाभास आ गया कि नहीं आ गया अपने आप में? आर्टिकल 16 और 16 के 4 में आपस में कंट्रडिक्शन है, मतलब विरोधाभास है। खैर, आप पढ़िए पेपर के लिए। तो इसी क्रम में क्या हुआ? 1990 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्गों को कितने % आरक्षण दिया था? 27% आरक्षण दिया था सरकारी सेवाओं में। सरकारी सेवाओं में या सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण ये कब से दिया गया ओबीसी को? 1990 से। ये भी नोट कर लेना, ठीक है जी। इसकी तीसरी क्लास भी बनाएंगे हम, बहुत विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट छूटने नहीं देंगे। आप बिल्कुल मास्टर बन जाओ। मास्टर क्या, आप पेपर को निकालोगे, क्वालिफाई करोगे। अनुच्छेद 19 है, 19 का 1 लिखा है जी, 19 का 1। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत में। आर्टिकल 19 के 1 में हमारे देश में, भारत में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 6 प्रकार की, है ना। कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं? सबसे पहले अभिव्यक्ति की आजादी है साहब। अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, अपने विचार रख सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्यक्ति की अपनी राय है रखने के लिए किसी भी मुद्दे पर। शांतिपूर्ण सम्मेलन बना सकते हैं आप, हथियारों को लेकर के नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आराम से सम्मेलन बना सकते हैं, शांतिपूर्ण। संस्था या संघ बनाना, मतलब पार्टी बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ये भी स्वतंत्रता है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं आप, घूमने जा सकते हैं, फिरने जा सकते हैं, भैया घूमिए फिरिए, पूरा देश आपका है। ये स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 1 में, ठीक है। कहीं भी आप निवास करने की स्वतंत्रता है भाई, कहीं जाकर के मकान दुकान बना सकते हैं आप, कोई रोक टोक नहीं। भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको दिल्ली पसंद है आप दिल्ली जाइए, ठीक है। आपको कश्मीर पसंद है तो कश्मीर भी जाइए, 370 हटाने के बाद वहां पर भी ले सकते हैं आप। व्यापार और आजीविका चलाने का अधिकार है व्यक्ति को, ये भी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। तो कितनी स्वतंत्रता हो गई? 6 प्रकार की। कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, अपना दुकान चला सकता है, अपनी रेहड़ी चला सकता है, अपनी आजीविका चला सकता है, और कहीं चला सकता है भारत में, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है किसी भी तरीके से। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 21 में कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, आर्टिकल 21 नोट कर लेना। 21 में सिर्फ एक लाइन पढ़ते हैं पेपर में, तो आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान आर्टिकल 21 में इतना आएगा। इसे सरल भाषा में बोलते हैं भाई साहब, जीवन जीने योग्य अधिकार। आर्टिकल 21 के कौन से अधिकार? जीवन जीने योग्य अधिकार।
जो जीवन जीने के लिए अधिकारों की जरूरत है वो आर्टिकल 21 में। ठीक है, अब कौन कौन से देखो, जैसे आर्टिकल 21 डाल लो आप हेडिंग में, लिखो जीवन रक्षण अधिकार, जीवन की सुरक्षा रक्षा के लिए जो अधिकार है वो सब आर्टिकल 21 में। मानवीय गरिमा के साथ व्यक्ति को जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में। आजीविका चलाने का अधिकार आर्टिकल 21। स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, जो आर्टिकल 21 में है। निजता का अधिकार है सब प्रत्येक नागरिक को अपना, प्राइवेसी का अधिकार। आपसे पूछा जाएगा निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो आप उत्तर लगाएंगे आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार। ठीक है, ये सभी आर्टिकल 21 में लिखें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के हिसाब से। निःशुल्क कानूनी सहायता व्यक्ति को दी जा सकती है, जो आर्टिकल 21 में है। विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में। सार्वजनिक स्थानों पर, अगली क्लास और पढ़ाएंगे इसका पक्का, 2 पार्ट हुए, तीसरा पार्ट और पढ़ाएंगे बहुत विस्तार से। बहुत विस्तार से क्या, जो भी छूट गया है वो अभी संतुष्ट हम नहीं है इससे पढ़ाने के बाद, लेकिन आपका पेपर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं इन दोनों क्लासों से, ये गारंटी है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन तीसरी क्लास और आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और समझा देंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। लेकिन ये 2 पार्ट आपके लिए पूरे गागर में सागर हैं, दोनों पार्टों को रट लेना, बिल्कुल मिश्रण करके इनको रट लेना, दिमाग में उतार लेना, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन पॉइंटों को आर्टिकल 21 से जोड़ लीजिएगा। लेकिन प्रश्न पॉइंट लाइन एक ही याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है, इसमें लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने योग्य अधिकार। तो ये दूसरा पार्ट था हमारा। पार्ट कैसा लगा आपको, क्लास कैसी लगी? अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, कोई आर्टिकल समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ बढ़ाएं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस का आपके लिए कोर्स है, और कभी भी आपके लिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ और जैसा कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कई बार निराश हो जाते हैं, मनोबल डाउन हो जाता है लगातार पढ़ते पढ़ते, तो डाउन नहीं करना है, बिल्कुल अप बना करके रखिए, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। असफलता ही सफलता की कहानी कहीं ना कहीं कहती है। जहां हमारी कमियां रह जाती हैं किसी भी पार्ट्स में, उसे स्ट्रॉन्ग करते रहिए, उसी पर काम ज़्यादा करिए। लेकिन आपको दौड़ना है तेज गति से कंपटीशन में, तो चारों चीज़ें ज़बरदस्त रखिए। जीएस को ज़बरदस्त रखिए, हिंदी को ज़बरदस्त रखिए, रीजनिंग को और मैथ को, चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए चारों पार्ट्स पर। ठीक है, आने वाले समय में आपके सहयोग से जैसे पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि पूरी टीम के साथ हम ऑनलाइन भी आया करेंगे, हमारी टीम भी आया करेगी पूरी, अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे आपके सामने, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही होंगे आपके सामने। तब तक हमारा संघर्ष जारी है आप लोगों के साथ, आप चिंता ना करें, संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा, अंतिम सफलता तक लगातार अनवरत रूप से संघर्ष चलता रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और क्लास के बारे में अपने सुझाव दें, क्लास आपको कैसी लगी। फिर अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार।